नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। महाराष्ट्र के महानगरों में चुनावी शोर थम चुका है। 15 जनवरी को राज्य का 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान होगा, यानी कल। इस बार का चुनाव काफी अहम रहने वाला है। खास तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई की जनता इस बार बीएमसी में किसे सत्ता सौंपेगी। बीजेपी शिवसेना से लेकर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही 227 सीटों वाली देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में महामुकाबला कितना दिलचस्प होगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान जी। सर, स्वागत है स्टेट मिरर में। धन्यवाद। सर, ये चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है इस बार? अवनीश, देखिए, बीएमसी चुनाव एक ऐसा चुनाव है महाराष्ट्र का जो ना कि जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, उस तरह से लड़ा जाता है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि बीएमसी देश की सबसे अमीर जो नगर पालिका है ना, वो है। कुल 29 नगर पालिका के चुनाव होने महाराष्ट्र के अलग अलग। और जिस तरीके से हमने देखा है पिछले 10 से 15 दिनों में जो राजनीतिक माहौल महाराष्ट्र का रहा है, मानो ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई विधानसभा चुनाव हो रहे हो, लोकसभा चुनाव हो रहे हो, पूरा दमखम लगा दिया हो, खूब पैसा खर्च किया गया हो, खूब प्रचार किया गया हो। और चूँकि मायानगरी मुंबई है, सब जानते हैं वहाँ पर किस तरह सारे जो देश के जाने माने एक्टर्स रहते हैं और बॉलीवुड वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों की निगाहें वहाँ पर रहती हैं। अब चूँकि हमने देखा है कि बीएमसी चुनाव में जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी, 8 से ज़्यादा 9 से करीब कितनी, और लोकल लोग भी मान कह सकते हैं। तो मल्टी पार्टी इलेक्शन ये हो रहा है वहाँ पर, आप समझिए। और उसका असर सीधा सीधा क्या पड़ता है बयानों पर। हमने देखा किस तरीके से एमसी जो बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, किस तरह के बयानात हमने देखे हैं। चाहे वो उद्धव ठाकरे की तरफ से आए हों, राज ठाकरे की तरफ से आए हों, कांग्रेस की तरफ से आए हों, अजीत पवार की तरफ से आए हों, सभी ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इस बार जो बन के आया है अवनीश, आप समझिए कि 20 साल बाद जो उद्धव ठाकरे हैं और राज ठाकरे दोनों साथ आए हैं, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है इस बार कि शायद उनको टक्कर देखे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दोनों की आपसी जो राजनीति है इस वक्त देखा जाए तो शून्य पे पड़ी हुई है महाराष्ट्र में। बिल्कुल। और सिर्फ वो एक जो मराठा कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं, यही कारण है कि दोनों मराठा राजनीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में वो जुड़े हैं। और चूंकि शिवसेना की जो थी उसमें दो फाड़ हो चुकी, हमने देखा है। उद्धव ठाकरे गुट बन चुका है और शिंदे गुट बन चुका है। शिंदे गुट बीजेपी के साथ सत्ता में है, वो सत्ता भोग रहे हैं पिछले 10 साल से, हमने देखा है 2 बार सत्ता में रह चुके हैं। और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है, वो कहीं ना कहीं उसका जो धरातल पे पकड़ थी वो कहीं ना कहीं छूट चुकी है। राज ठाकरे अब सब जानते हैं कि सिर्फ एक मराठा की राजनीति वहाँ पे करते हैं, और जो उनकी राजनीति है वो एक तरीके से देखा जाए तो दबाव की राजनीति करते हैं। किस तरीके से पूर्वांचलीय समाज के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार समाज के जो लोग आते हैं वहाँ पे रहने के लिए, उनको भाषा के अनुसार उनको ट्रीट करते हैं। वहीं और दूसरे दलों की बात की जाए, कांग्रेस की बात कर लें, एनसीपी शरद पवार गुट की बात कर लें, अजीत पवार गुट की बात कर लें, और भी ऐसे जो दल हैं जो महायुति जिनको कहलाई जाती है महाराष्ट्र में, वो लोग सब अपना दमखम लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी सत्ता में वहाँ पर सबसे बड़ा दल है इस टाइम महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें उसके पास हैं, लोकसभा में भी अच्छे खासे मेंबर्स उनके पास हैं, तो मुकाबला जो है बहुत तगड़ा होने वाला है। और कल हम पता है वहाँ वोटिंग होनी है। कल चुनाव प्रचार थम भी चुका है और 15 तारीख को वहाँ वोटिंग होगी, और 14 तारीख है, 13 तारीख को चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान हमने अवनीश, आप ये मान के चलिए कि जिस तरह के बयान आए हैं पार्टियों में, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना नूरा कुश्ती बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और जनता बखूबी जानती है कि हाँ कौन कितना पानी में है, कौन किसके काम आएगा। अच्छा सर, जैसे बीएमसी का इलेक्शन है, ये आप मान लीजिए लोकसभा या विधानसभा से कितना अलग होता है? वहां पर जनता किसका मुद्दा समझती, किस मुद्दे पर वोट देती है? जैसे कि आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव था तो वहां पर योगी का नारा बहुत हिट हुआ था, बिल्कुल, हिंदुत्व का नारा, कटोगे बटोगे तो कटोगे। तो इन चुनाव में क्या उन नारों का असर देखने को मिलता है, या ऐसा लगता है कि इस पे विकास के तौर पर वोट देते, जातिगत थोड़ा से हट के मुद्दा यहाँ रहता है? देखिए, चूंकि ये नगर पालिका का चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव में अभी आप समझिए कि जो ज़मीन से जुड़े हुए बिल्कुल छोटे छोटे मुद्दे होते हैं ना, सड़क का, बिजली पानी का, कूड़ा करकट का, साफ सफाई का, और टैक्सेस का, छोटे छोटे टैक्सेस जो होते हैं उनका ये मुद्दे होते हैं जो जनता से सीधे टच करते हैं, उनको मिलते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं।
वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो सेंटर का एक इलेक्शन होता है जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाता है और बड़े मुद्दों को लेकर उसमें लोग अपना वोट डालते हैं कि सरकार ने क्या उनके लिए काम किया है। वहीं विधानसभा की बात करें तो पूरे स्टेट का उसमें इलेक्शन होता है, वो उसमें अलग अलग मुद्दे रहते हैं, ज़मीनी स्तर के मुद्दे भी रहते हैं और राज्य स्तर के मुद्दे भी रहते हैं जो जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। लेकिन जो बीएमसी जो लोकल नगर पालिका का चुनाव होता है ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर का चुनाव होता है और कहीं ना कहीं लोगों को सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उनके वो उसमें टैकल किए जाते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चुनाव। और किसी भी दल के लिए जो ज़मीनी स्तर के जो चुनाव होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जनता सीधे कनेक्ट करती है उनसे। अगर सपोज कीजिए कि आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं वहाँ की जनता हूँ, मैं अगर आपके पास कोई इशू लेके गया तो आप उसको ज़रूर सुनेंगे कि भाई क्योंकि ज़मीनी स्तर का इशू है और लोकल बिल्कुल है, गली मोहल्लों का इशू होता है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जनता कनेक्ट अच्छा करती है उससे। और यही कारण है कि नगर पालिका के चुनाव में जितने भी दल होते हैं वो पूरी अपना दमखम लगा देते हैं ज़मीन पे जुड़ने के लिए। और हमने जिस तरीके से देखा है कि जो सबसे बड़ा चर्चा रहती है बीएमसी की रहती है, क्योंकि बीएमसी देश की सबसे अमीर जो नगर पालिका है वो है, उसका जो अपना बजट है अपनी 14,000 करोड़ का करीब उसका बजट है, जो कई राज्यों की उससे कई राज्यों की पूरा सालाना जीडीपी होती है। और यहाँ तक कि दुनिया के 50 करीब ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ रहा है कि देश हैं जिसकी जीडीपी बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन है ये बीएमसी का, और सबसे बड़ा जो फैक्टर इस बार बन के आ रहा है कि जो ठाकरे बंधु हैं वो साथ आए हैं 20 साल बाद, लेकिन जो हम जानते हैं बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी थी उसको कहीं ना कहीं वो दोनों उस तरीके से नहीं भुना पाए हैं। जो ज़मीनी पकड़ थी शिवसेना की वो बढ़ चुकी है, 2 खानों में बढ़ चुकी है, अब कहीं 3 खानों में बढ़ चुकी है एक तरीके से हम कहें तो। शिंदे गुट भी उसमें हो गया है, राज ठाकरे गुट हो गया है, उद्धव ठाकरे गुट हो गया है, तो तीनों की अलग राजनीति है, लेकिन चलती मराठा कार्ड के ऊपर ही है। और मराठा कार्ड खेलने के लिए ही जो दोनों ठाकरे बंधु हैं वो साथ आए हैं, लेकिन जनता कितना उनको साथ देगी वो बड़ा मैटर करेगा। क्योंकि देखिए स्टेट में इस वक्त बीजेपी और जो शिंदे गुट है, शिंदे शिवसेना है, उसका सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं एज उसी सरकार को रहती है जिसकी सरकार रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि राज्य में उनकी सरकार है, अगर दूसरा कोई विपक्षी दल आएगा तो काम कराने में शायद मुश्किलात हो सकती है। तो हमने अक्सर देखा भी है, यही कारण है कि बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है और जो दोनों शिवसेना हैं उन्होंने अपना दमखम लगाया है, राज ठाकरे ने अपना दमखम लगाया है, कांग्रेस ने अपना दमखम लगाया है, और जो अजीत पवार की एनसीपी है और जो शरद पवार की एनसीपी है वो भी अपना दम भर रही है। लेकिन जो मुकाबला है वो बहुत इस बार खड़ा होने वाला है, लेकिन जिसके भी आप सत्ता लगेगी आप ये मान के चलिए कि वो अगले 5 सालों तक वहाँ पर चांदी काटेगा। मतलब साफ है कि वहां पर जिस हिसाब से, जैसे कि अगर लोकसभा का चुनाव होता है देश के मुद्दे के आधार पर वोट किया जाता है, और अगर प्रदेश का है तो प्रदेश के मुद्दे का देखते हुए वहां पर वोट किया जाता है, और बीएमसी का जो निचले स्तर के रहते हैं जो सुविधाओं को लेकर के वैसे वोट किया जाता है। लेकिन जो ब्रदर्स इस बार साथ आए हैं इनका असर कितना होगा, और क्या लगता है आपको इनके साथ आने से फायदा होगा या अलग अलग लड़ते तो उससे फायदा होता? देखिए अलग अलग लड़ते तो शायद फायदा उतना नहीं होता एक बार के लिए, चूंकि देखिए बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी और राज ठाकरे को ये माना जाता था कि ये उनका उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन उनको ना बनाकर उद्धव ठाकरे को दिया गया, क्योंकि जो लेगेसी थी बाला साहब ठाकरे की उसको कैरी फॉरवर्ड करने की बात थी। क्योंकि हमने देखा था कि बाला साहब ठाकरे के सबसे ज़्यादा निकट अगर कोई थे तो राज ठाकरे थे, और अक्सर ये लोग मानते थे कि जो बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद शायद हो सकता है कि जो सत्ता का परिवर्तन हो वो जो लेगेसी है वो राज ठाकरे को मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ, तो तब से ही जो वो अलग हो गए थे, अपनी पार्टी बना ली थी, मनसे पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उन्होंने पार्टी बना ली थी अपनी अलग होके। अब चूंकि वो कई इलेक्शन वो भी लड़ चुके हैं, सबने देखा है कि वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सीटें उनकी इक्का दुक्का ही रह के आती हैं। जनता ने कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, और जिस तरह की वो राजनीति करते हैं दबंग राजनीति है, और सिर्फ जो मराठा कार्ड है वो खेलते हैं, उसके इर्द गिर्द उनकी जो राजनीति है वो चलती है। उद्धव ठाकरे चूँकि सेंटर में भी अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे, सेंटर के साथ रहे हैं, वो कोalition गवर्नमेंट में रहे हैं, उनके तमाम सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो वो चाहते थे कि सेंटर में, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उनको दरकिनार किया, क्योंकि वो अपने आप को बीजेपी से बड़ी पार्टी मानकर चलना चाह रहे थे, जबकि बीजेपी सेंटर में बड़ी पार्टी है और सरकार चला रही है 10 सालों से, तो कहीं ना कहीं उनके रास्ते अलग हो गए थे और हिंदुत्व की जो बात दोनों पार्टी करती थी वो अलग हो गई थी। हमने देखा किस तरीके से उद्धव ठाकरे कांग्रेस से सजा के मिल गए, उसका बहुत भरपूर विरोध किया गया। बीजेपी ने खुद इस बात का बहुत एलिगेशन लगा, जो बाला साहब ठाकरे कांग्रेस को बिल्कुल कांग्रेस के अगेंस्ट रहते थे, उनके मुद्दों को लेकर बिल्कुल अलग बात करते थे, हिंदुत्व की राह पर चलते थे। कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे की आत्मा को भी दुख पहुंचता हुआ कि जो पार्टी उन्होंने अपने हिंदुत्व की राह पर
आगे बढ़ाई थी, उसको कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से जाके उद्धव ठाकरे मिल गए हैं। हालांकि राजनीति में देखिए सब चलता रहता है, आज कोई किसी के साथ है, कल किसी के साथ हो सकता है, तो ये चलता रहता है। लेकिन जो आइडियोलॉजी होती है वो मैटर करती है। आइडियोलॉजी जो थी उनकी, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जो कट्टर वोटर था उनका, मराठवाड़ा का, वो कहीं ना कहीं उससे छिटका है। और शिंदे गुट जो है बना है इसीलिए बना, क्योंकि दो फाड़ जो शिवसेना में हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि जो बात उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिल गए थे, वो कई बहुत से शिवसेना को पसंद नहीं आया था। और यही शिंदे गुट का उसमें अलग होने का कारण भी था कि जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी थी, कहीं ना कहीं वो उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे अलग होने चाहते थे। लेकिन अब इलेक्शन में बीएमसी के जो नगर पालिकाओं के इलेक्शन महाराष्ट्र में हो रहे हैं, उनमें दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में हैं और जो शिंदे गुट है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं जो शिवसेना का जो रोल है इंपॉर्टेंट तो रह जाता है, लेकिन जो वोटर है वो कहीं ना कहीं स्प्लिट हो जाएगा। अब कितना स्प्लिट होगा, कितना शिंदे गुट को मिलेगा, कितना उद्धव ठाकरे को मिलेगा और राज ठाकरे को मिलेगा, हाँ दोनों को जरूर थोड़ा फायदा मिल सकता है कि लोगों के मन में क्या है कि जो परिवार दोबारा से एक हो गया है, दोनों भाई एक साथ आ गए हैं, तो शायद कुछ उनको फायदा जरूर मिले। तो देखना होगा कि कल जब वोटिंग होगी और 16 को जब रिजल्ट आएंगे तो जो मराठा वोटर है वो किसके पक्ष में गिरा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के सांसद भी कई पहुंचे प्रचार के लिए वहां पर, और कांग्रेस भी दमखम दिखा रही है, भले अब इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद सब पता चलेगा। और ओवैसी भी इस बार दम भर रहे हैं। तो मुस्लिम समीकरण क्या कहता है महाराष्ट्र में? देखिए, मुस्लिम समीकरण तो जाहिर से होगा, अच्छा खासा वोट बैंक है महाराष्ट्र में, हमने देखा भी है। लेकिन जो मुस्लिम वोट है अक्सर ये माना गया है कि या तो कांग्रेस के साथ जाता है या शरद पवार की जो पार्टी थी उनके साथ जाता है। लेकिन अब चूंकि नए नए समीकरण बन रहे हैं, AIMIM जो है वो भी, उनके विधायक भी हैं महाराष्ट्र में और चुनाव लड़ते आए हैं। वो हिंदू जो मुस्लिम को जोड़ने की बात वो करते हैं, तमाम ऐसे इश्यूज उठाते हैं। क्योंकि जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, ओवैसी खुद एक बहुत बड़े वक्ता हैं, अपनी जो बात है वो खुलकर सामने रखते हैं, मुखालफत भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन अक्सर उन पर ये आरोप भी लगाते रहते हैं विपक्षी दल की ये तो बीजेपी की बी टीम है, उनके द्वारा खड़ी की गई है, सिर्फ वोट काटने की राजनीति करती है। लेकिन महाराष्ट्र में उनका हिसाब किताब थोड़ा ठीक ठाक नजर आता है और लोग उनसे कनेक्ट भी करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का जो मुख्य आधार है वो अबू आजमी है वहाँ पर, वो मुंबई तक ही उनका सीमित है। उनका किसी दूसरी जगह पर ऐसा कोई है नहीं कि बहुत बड़ा कोई अच्छा रोल प्ले करते हो यहाँ पर, या उनका बहुत बड़ा जातीय समीकरण बैठाते हो। चूँकि वो यूपी के रहने वाले हैं और बॉम्बे में पूर्वांचल समाज काफ़ी ज़्यादा रहता है और जो ओबीसी समाज का वोट है वो काफ़ी रहता है, मुस्लिम समाज तो उनका वोट देता ही है, तो इसलिए उनकी वहाँ दाल गल जाती है। लेकिन पूरे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई काम वहाँ पर है नहीं। सिर्फ मुंबई के कुछ क्षेत्रों में जरूर थोड़ी सी अबू आजमी के कारण थोड़ी पकड़ है, अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई असर डालने वाले हैं। हाँ, AIMIM जो है वो पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो ज़रूर थोड़ा वोट काटेंगे, जो मुस्लिम वोट है वो उसको गैदर करेंगे और जो बाकी और कोई दल उनको जो समाज है वो वोट देता नहीं देता वो तो देखना होगा। लेकिन हाँ, मुस्लिम वोट बैंक तो कहीं ना कहीं वो जरूर पाते हैं और उसका डैमेज कहीं ना कहीं जो होगा वो कांग्रेस को, NCP को होगा और शिवसेना पार्टी को होगा। सीधा इसको बीजेपी को फायदा होगा, सीधा बीजेपी को फायदा होगा इसका। सर, पूर्वांचल का आप नाम लिए तो मैं जिक्र कर देता हूँ, हिंदी बनाम महाराष्ट्र मराठी, तो इसका असर कितना मिलता होगा देखने को? क्योंकि अगर कोई प्रत्याशी है, अगर मराठी मिल गया पूर्वांचल में, अगर जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं, तो वहां पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इससे नुकसान भी होता होगा? देखिए, पूर्वांचल वोटर जो है वो देखिए मुंबई में और महाराष्ट्र में हिंदू और मराठी की जो लड़ाई है वो दरअसल शिव सैनिकों द्वारा ही शुरू की गई। और वो जो राज ठाकरे की पार्टी है मनसे, वो हमने बहुत बार देखा भी है किस तरीके से जो पूर्वांचल और बिहार समाज के, बिहार से जो आने वाले लोग हैं, यूपी से जाने वाले लोग थे, उनके साथ किस तरीके से गुंडाई करते हैं, दबंगई करते हैं और भाषा को लेकर बहुत सारी अभद्रता उनके साथ करते हैं। तो वो एक मैटर हमेशा से रहा है। क्योंकि देखिए उनको उस क्षेत्र की राजनीति करनी है, उनका कहना है कि ये लोग वहाँ पर यूपी बिहार से आकर लोग उनका हक मार रहे हैं उनका। देखिए, देश सबका है और महाराष्ट्र के लोग भी यूपी में जरूर रहते होंगे, अलग अलग स्टेट में हर जगह रहते हैं, लेकिन चूंकि उनको राजनीति करनी है, अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, मुद्दा बनाना है, इसलिए वो मुद्दा बनाते हैं हिंदू और मराठा का। लेकिन जनता कहीं ना कहीं समझदार है अब, क्योंकि बड़ी तादाद में देखिए पूर्वांचली समाज का वोट अब वहाँ पर है, जो यूपी बिहार से जाने वाले लोग हैं बहुत अच्छी संख्या में वहाँ पर रहते हैं
उनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। वो वोटर बहुत अहम भूमिका निभाता है, और मुझे लगता है कि वो उनका जो रुझान रहता है, मुझे लगता है कि वो जो सेंटर में पार्टी है, जो हम देखते हैं बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं हिंदुत्व जुड़ा रहता है, और पूर्वांचली समाज, क्योंकि यूपी बिहार में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, कोalition गवर्नमेंट बिहार में है और यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो और महाराष्ट्र में भी बीजेपी का कोalition गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है कि उसका जो वोट होगा, शायद वो जो बीजेपी के गुट्स हैं उनको फायदा उसको मिलेगा। अच्छा, आज एक बयान भी देवेंद्र फडणवीस जी का आया था। उन्होंने कहा था कि जो बीएमसी का जो होगा वो हिंदू होगा और भाषा वाला भी मराठी होगा। देखिए, जाहिर तौर पर नगर पालिका के चुनाव हैं वहाँ के, और जिस तरीके को उन्होंने बोला कि हिंदू होगा मराठी होगा, देखिए वहाँ पे जितने मराठी हैं सब हिंदू ही कहलाए जाते हैं, हिंदू धर्म से ही फॉलो करते हैं। लेकिन चूंकि ये कार्ड खेलना जरूरी है, आप समझिए, क्योंकि जो अलग अलग दलों के नेता हैं, दोनों तरफ से उन्होंने वोट बैंक खींचने की कोशिश की। हिंदू एक तरफ कह करके एक अलग राजनीति की है, और एक तरफ कह सकते हैं कि मराठों को तोड़ने के। देखिए, जाहिर तौर पर वहाँ पर हमने देखा है कि जैसे AIMM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, उन्होंने बोला कि हिजाब वाली महिला एक वहाँ पे मेयर बन सकती है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना अलग तरीके से राग अलाप रही थी, जो शिवसैनिक हैं वो अलग तरीके से राग अलाप रहे हैं, वो भी मराठा कार्ड खेल रहे हैं, मराठी मेयर होगा इस बार, मराठी मेयर आएगा। हमने देखा है किस तरीके से तमाम बयानों में देखा है। तो देखिए, वो एक जनता तक मैसेज देने की एक, कहते हैं ना, पोस्चरिंग रहती है कि हम एक संदेश दे रहे हैं जनता को कि जो BMC का मेयर होगा, क्योंकि BMC बहुत बड़ा एक संगठन मान लीजिए जो जमीन पे काम करता है और सबसे अमीर संगठन है। तो राजनीतिक दलों को बहुत फायदा मिलता है उन सब चीज़ों से, और नगर पालिकाओं में जो काम होते हैं वो जनता से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए चूंकि महाराष्ट्र में ये इलेक्शन है और नगर पालिकाओं का है, तो कहीं ना कहीं जो मराठी आदमी होगा, मराठी जो भी शख्स होगा, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो बनकर आएगा। लेकिन जो तड़का इसमें लगाया जाता है कि हिंदू होगा और मराठी होगा, वो सब देखिए, वो सब वोटर्स को कहीं ना कहीं एक अपनी तरफ खींचने का प्रयास है। और जनता लेकिन बहुत समझदार है विनीश, आप ये मान के चलिए, वो सभी जानती है कि जो भी शख्स खड़ा है उनके इलाके में, जो चुनाव लड़ रहा है, वो कितना उनके हितैषी है, कितना काम करने वाला है, या सिर्फ अपनी जेब भरने वाला है, या फिर अपनी पार्टी को खुश करने वाला है। वो सब जानते हैं जनता की कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो मनसे का हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट का हो, शिंदे गुट का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो, या शरद पवार गुट का हो, या अजीत पवार गुट का हो। सब जानते हैं, खड़े सब अलग अलग पार्टी की तरफ से अलग अलग हुए होंगे, लेकिन जनता को पता है कि कौन काम करने वाला है और कौन हमारी बात को समझेगा। ये जनता है, सब जानती है कब किसको कुर्सी देना है और कब किसको उसमें बैठाना है, किसको निकालना है, सब जनता तय करती है समय के अनुसार। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुंबई BMC का चुनाव जो जीतने का, यानी BMC का चुनाव जीतने में 36 विधायक जेब में होते हैं। शुक्रिया सर, स्टेट मेयर के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मनीष।